Good morning all students. Welcome to in our channel JSR Biology Classes. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम इस चैप्टर में आप लोगों को अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट के बारे में बताएंगे, टीएस ऑफ प्रीमेच्योर एंथर। तो अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट को समझने से पहले आपको आवृत बीजी पुष्प के नर जनन के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि आवृत बीजी पुष्प में पुमंग जो पाया जाता है उसे नर जनन कहते हैं, एंड्रोसियम को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आवृत बीजी पुष्प में कितने चक्र होते हैं, उसके बाद में आपको इसके बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आवृत बीजी पुष्प में 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र क्या होता है? बाह्यदल कुंड। इसको कहते हैं कैलिक्स। नंबर सेकंड दलकुंड, इसको कहते हैं कोरोला। नंबर थर्ड पुमंग, इसे कहते हैं एंड्रोसियम। नंबर 4 जायम, इसे कहते हैं गाइनोसियम। तो आवृत बीजी पुष्प में टोटल 4 चक्र होते हैं, जिसमें से बाह्य दलकुंड और दलकुंड ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं। पुमंग और जायाम ये पुष्प के मुख्य चक्र होते हैं या आवश्यक चक्र होते हैं। बाह्य दलकुंड और दलकुंड ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पुमंग और जायाम ये जनन में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। पुमंग ये पुष्प का नर जननांग है और जायांग पुष्प का मादा जननांग है। लेकिन अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट को समझने से पहले हमें पुमंग के बारे में पता होना चाहिए कि पुमंग क्या होता है। तो यहां पर हम बताएंगे पुमंग के बारे में, आप लोगों को बताएंगे। पुमंग इसे कहते हैं इंग्लिश में एंड्रोसियम। यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। स्टेमेन, इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है? स्टेमेन, पुंकेसर। जब एक से अधिक पुंकेसर आपस में मिलते हैं तो इसका निर्माण करते हैं, पुमंग का निर्माण करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जब बहुत से पुंकेसर आपस में मिलते हैं तो पुमंग का निर्माण करते हैं। तो पुमंग क्या है? पुष्प का नर जननांग है, तो पुंकेसर भी क्या होगा? पुष्प का नर जननांग, क्योंकि पुंकेसर से ही पुमंग बनता है। अब यहाँ पर पुंकेसर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि पुंकेसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टेमेन का। जब स्टेमेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट के बारे में आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में? पुंकेसर के बारे में यहाँ पे आपको बताएंगे पुंकेसर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्टेमेन कैसा होता है। तो पुंकेसर के स्ट्रक्चर में, स्टेमेन के स्ट्रक्चर में सबसे नीचे क्या है? फिलामेंट होता है। इसके ऊपर एंथर होता है। यहां पर जो ऊपर एंथर है, एंथर में क्या है? बहुत सारे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन भरे रहते हैं। इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? पॉलन ग्रेन पराग भरे रहते हैं। तो इसमें स्टेमेन में सबसे नीचे जो आपको ये पिलर जैसा दिख रहा है, ये क्या होता है? ये फिलामेंट होता है। इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। इसे हिंदी में कहते हैं पुतंग। ये फिलामेंट क्या करता है? एंथर को अपने ऊपर होल्ड करके रखता है। और इसके ऊपर ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? एंथर। ये क्या है? एंथर। और एंथर में क्या होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। एंथर में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं, 2 लोब होते हैं।
और ये दोनों पालियां जो होती हैं एक कनेक्टिव के द्वारा आपस में ज्वाइंट रहती है। यहां पर क्या होता है, कनेक्टिव, इसको कहते हैं हिंदी में संयोजी। कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं या संयोजी कहते हैं। संयोजी के द्वारा क्या होती है, ये दोनों पालियां स्टेमेन की क्या होती है, ये आपस में ज्वाइंट रहती है कनेक्टिव के द्वारा। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे क्या बने होते हैं, पॉलन ग्रेन। इसके अंदर क्या बने होते हैं, पॉलन ग्रेन। इसको कहते हैं परागकण। परागकण। और जो एंथर होता है इसको क्या कहते हैं, परागकोश। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परागकोश। तो इस तरीके से जो स्टेमेन का स्ट्रक्चर होता है उसमें जो मुख्य रूप से होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिलामेंट, पुतंत्र जिसे कहते हैं, दूसरा कनेक्टिव और तीसरा एंथर, परागकोश। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर मिलकर के किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेमेन का। तो ये किसकी संरचना बनी हुई है, पुंकेसर की संरचना। ये किसकी संरचना है, पुंकेसर की। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। तो पुंकेसर की जो संरचना होती है, अब इसमें क्या होता है, परागकोश जो है ना, ये जो एंथर दिखाए गए हैं परागकोश, इसी परागकोश को यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। इसमें 4 चैम्बर दिखाए गए, क्योंकि ये जो 2 पालियां होती हैं परागकोश की, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 1 और 2 पालियां होती हैं, 2 लोब होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। यहां से इसमें एक कक्ष होता है और एक यहां पर। तो इस तरीके से क्या है, इसमें एक पाली में 2 कक्ष होते हैं, इसमें 2 कक्ष है और इसमें 2 कक्ष। तो इसका मतलब 2 पालियां हो गई, चैम्बर कितने हो गए, 4 चैम्बर हो गए। इस वाली पाली में 2 चैम्बर और इस वाली पाली में 2 चैम्बर। तो इस तरीके से एक परागकोश में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 4 कक्ष है उसी को यहाँ पर इसकी यहाँ पे टीएस दिखाई गई, टीएस ऑफ प्री मैच्योर एंथर। यहाँ पे इसको क्या है ना, बड़ा करके दिखाया गया। अब यहाँ पे जैसे आपको 4 चैम्बर दिख रहा है, 1 2 3 4, उसी तरीके से इसमें भी क्या है, 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। अब इन 4 चैम्बरों को क्या है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काट को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिससे क्या आसानी से यहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि परागकोश में क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या संरचनाएं होती हैं। तो अगर आपको पुंकेसर की संरचना के बारे में समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर आप परागकोश आसानी से समझ सकते हैं कि परागकोश में क्या क्या संरचनाएं होती है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पुंकेसर की संरचना कैसी होती है। अब इसके बाद में इसके बारे में आपको बताते हैं परागकोश के बारे में। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट बनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसकी नेमिंग करते हैं। आपको इसमें दिख रहा होगा इस फिगर में कि इसमें सबसे बाहर यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर है, बहुत पास सघन अवस्था में ये कोशिकाएं क्या होती है, व्यवस्थित होती है सबसे बाहर की ओर। तो ये सबसे बाहरी लेयर जो इसकी होती है कहलाती है एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य स्तर। इसको कहते हैं बाह्य स्तर या इसको बाह्य त्वचा भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसके बाद इसके नीचे और भी एक स्तर है कोशिकाओं का। इसके ये सबसे ऊपर वाला एपिडर्मिस होगा और इसके नीचे एक और स्तर है। इस नीचे वाले स्तर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम इसको कहते हैं अंतःस्तर। इसको कहते हैं अंतःस्तर, एंडोथीसियम। तो इस तरीके से 2 नेमिंग हो गई, सबसे बाहर वाली है एपिडर्मिस, अंदर वाली हो गई एंडोथीसियम। उसके बाद में आप आते हैं इसके अंदर, देख रहे हैं आप बहुत सारी कोशिकाएं आपको भरी हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी सेल्स है इसके अंदर। तो ये जो बहुत सारी सेल्स है इसमें, इन सेलों को कहते हैं मृदुतक कोशिकाएं, पेरेन्काइमेटस सेल। तो ये पूरा जो स्पेस होता है एंथर में, ये मृदुतक कोशिकाओं से भरा रहता है। पेरेन्काइमेटस सेल से क्या है, ये पूरा भरा रहता है। उसके बाद में आप इसमें आते हैं, बीच में आपको 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4। ये जो 4 स्ट्रक्चर होते हैं, अभी आपको हमने बताया था कि एंथर में जो यहाँ पर एक एंथर में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर।
जब 4 कक्ष होते हैं तो 4 इसमें लघु विराम ध्वनियां होती है। जितने कक्ष होते हैं उतनी ही लघु विराम ध्वनियों की संख्या होती है। अब इसमें 4 चैम्बर थे तो इसमें 4 चैम्बर में कितनी 4 लघु विराम ध्वनि हो गई, 1 2 3 और 4। इस तरीके से एक पराग कोश में कितनी लघु विराम ध्वनियां होती है, 4 लघु विराम ध्वनियां होती है। अब उसके बाद में आप यहाँ पे और भी नेमिंग करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है। इसको क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। इसको हिंदी में कहते हैं संवाहन पूल। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संवाहन पूल। और वेस्कुलर बंडल क्या करता है, वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल किससे मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से। तो जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, ये पराग कोश को क्या करते हैं, भोजन और जल की सप्लाई करते हैं, फूड एंड वाटर। तो इसमें जो जाइलम होता है वो एंथर को जल की सप्लाई करता है और जो फ्लोएम होता है वो इसकी भोजन की सप्लाई करता है, जिससे क्या है एंथर जीवित रह सके। जब ये जीवित रहेगा तभी तो वर्क करेगा पराग कोश। तो इसीलिए इसमें क्या है, संवहन पूल भी होता है, वेस्कुलर बंडल भी होता है। उसके बाद अब आते हैं इसमें 2 नेमिंग ये हो गए। इसके बाद में आते हैं ये आपको लेयर दिख रही होंगी 1 2। तो ये जो इसके बाद जो लेयर होती है इसमें एंडोथीसियम के बाद में, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। इसको कहते हैं मिडिल लेयर। इसको हिंदी में कहते हैं मध्य परत। इसको क्या कहते हैं, मध्य परत। जो मध्य परत होती है ये 1 से 5 स्तरों में इसकी कोशिकाएं व्यवस्थित होती है। कितने स्तरों में, 1 से 5 स्तरों में इसकी कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। और इसमें हमने यहाँ पर 2 स्तर दिखाए हैं कोशिकाओं के। कितने स्तर दिखाए हैं, 2। आप इसमें मैक्सिमम कितने स्तर दिखा सकते हैं, 5 स्तर तक दिखा सकते हैं, 1 से लेकर के 5 स्तर। तो ये हो गया कौन सी, मिडिल लेयर, मध्य परत। अब इसके बाद में आप अंदर आते हैं। इसके अंदर और भी यहाँ पर कुछ कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये बहुकेंद्र की कोशिकाएं होती है, बहुत सारे केंद्रक होते हैं और साइटोप्लाज्म भी भरा रहता है। तो ये जो इसके बाद वाली लेयर है, मिडिल लेयर के बाद वाली, इसको कहते हैं टेपिटम। इस लेयर को क्या कहते हैं, टेपिटम। इसको कहते हैं टेपिटम। तो टेपिटम जो लेयर होती है, ये टेपिटम लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, टेपिटम स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं भरी हुई है। टेपिटम लेयर के बाद में आपको जो बहुत सारे पोर्शन दिख रहा है, इसमें जो बहुत सारी सेल्स जो भरी हुई है इनको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। इसको हिंदी में कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें 8 सूत्रीय विभाजन होता है, म्योसिस होता है। इनमें जब 8 सूत्रीय विभाजन होता है तो इसमें क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में क्या होता है, म्योसिस होता है, जिसके बाद इसमें परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं। और ये जो लघु बीजाणु होते हैं ये अवृत होते हैं, हैप्लॉइड। इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, आधी, n रह जाती है। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है ये 2n होती है। ये कैसी होती है, 2n डिप्लॉइड, विपरीत। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसमें बहुत सारी भरी हुई है, इनमें सब में क्या होगा, म्योसिस होगा, तो फिर परागकण बनेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं परागकण बनते कैसे लघु बीजाणु। जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब 8 सूत्रीय विभाजन होता है, म्योसिस, तो 4 पोलन ग्रैंड बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, 4 परागकण बनते हैं, 4 लघु बीजाणु जिनको बोलते हैं। अब एक से बनते हैं 4, अगर इसमें 2 है तो 2 से कितने बनेंगे, 8, अगर 3 है तो 12। तो इस तरीके से जितनी भी यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी उनको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो इसकी संख्या निकल आएगी लघु बीजाणु। तो आप समझ गए कैसे इसमें लघु बीजाणु को काउंटिंग करेंगे। जितनी यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी उनको काउंट करके और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसकी संख्या निकल आएगी, लघु बीजाणु या परागकण की संख्या निकल आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपरिपक्व परागकोश में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या नेमिंग होती है। अब यहाँ पर जो एपिडर्मिस होती है ऊपर वाली, इसको एपिडर्मिस से बाह्यस्तर कहते हैं, या इसको एंथर वॉल भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, एंथर वॉल। इसको क्या कहते हैं, एंथर वॉल, या इसको क्या कहते हैं हिंदी में, परागकोश भित्ति। क्या कहते हैं, परागकोश भित्ति, एंथर वॉल। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, नेमिंग हो गई।
अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट की क्या होगी, नेमिंग। तो आप इस तरीके से समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें क्या क्या नेमिंग होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, इनका क्या काम होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पूछा गया कि अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको क्या करना है, केवल ये फिगर बना देना है और इसकी क्या कर देनी, नेमिंग कर देनी। ठीक है। अगर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि अब जैसे इसमें क्या है, 4 लघु बीजाणुधानी है, कितनी लघु बीजाणुधानी, 4। तो जैसे पूछा गया कि लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी स्तर या सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। इसका काम क्या होता है, ये परागकोश की सुरक्षा करती, सेफ्टी करती है। अब जैसे पूछा गया कि लघु बीजाणुधानी ये इतनी है, इसकी सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, तो सबसे भीतरी परत इसकी कहलाती है टेपिटम। सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, टेपिटम। टेपिटम का काम मुझे रहता है कि टेपिटम की लेयर का काम क्या होता है, करती क्या है टेपिटम का। तो टेपिटम लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें बहुकेंद्रकीय होती है, इनमें साइटोप्लाज्म बना रहता है, इसमें केंद्रक एक से अधिक होते हैं। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में सूत्री विभाजन द्वारा जो लघु बीजाणु बनते हैं, तो लघु बीजाणु या पराग कणों को ये क्या करती है, टेपिटम की कोशिकाएं पोषण प्रदान करती हैं, उनको भोजन प्रदान करती हैं। उनको जो पोषण मिलता है वो किससे मिलता है, टेपिटम की कोशिकाओं से। तो इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणुधानी जो इतनी है ये, इसमें सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, टेपिटम। इसका काम क्या होता है, ये परिवर्तनशील पराग कणों को क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट का हो गया। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीएस ऑफ प्रीमेच्योर एंथर। कैसा एंथर, टीएस ऑफ प्रीमेच्योर एंथर। हिंदी में कहते हैं अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। तो इस तरीके से अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी नेमिंग भी समझ में आ गई होगी, और जितने भी इसमें नेमिंग हमने की है सबके आपको कार्य भी समझ में आ गए, सब फंक्शन समझ में आ गए होंगे कि किसका क्या काम होता है, किस लेयर का। तो इस तरीके से ये अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र कंप्लीट हो गया और इसकी नेमिंग भी हो गई। और नेक्स्ट वीडियो में आपको परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि परिपक्व परागकोश कैसा होता है, मैच्योर एंथर। तो मैच्योर एंथर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तो इस वीडियोस में इतना ही। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे क्या है जैसे ही हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियोस में आपको क्लास 12 की और 9th के 10th के और 11th के, तो 9th से लेकर के 12th तक के आपको सभी क्लास की वीडियोस आपको मिलेंगी, 9th से लेकर के 12th तक। तो आप लोग क्या है चैनल पे अपडेट रहिएगा, जैसे ही नया वीडियोस अपलोड होगा आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।